बुधवार की शाम और ओवरऑल मार्केट वहीं का वही है। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है 50-100 पॉइंट, लेकिन कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। लेकिन एक कमोडिटी में ज़बरदस्त तेज़ी है और वो है गोल्ड। क्या गोल्ड 1 लाख क्रॉस करेगा? वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एक इन्वेस्टर पूछ रहा है। अभी 89,000 के आसपास है। किसी ने सोचा नहीं था कुछ साल पहले कि 1 लाख इतनी जल्दी भी आ सकता है, लेकिन हाँ, आ रहा है। तो आज डिटेल में बात करेंगे और पूरे वर्ल्ड ऑर्डर कुछ चेंज हो रहा है और ट्रम्प क्यों इस तरह से बिहेव करे, उसका गोल्ड का क्या रिलेशन है, पूरे सेंट्रल बैंकर्स क्यों गोल्ड बाय करे, बहुत ही विस्तार में हम लोग बात करेंगे आज। और सॉरी गाइस, आपके कोई भी क्वेश्चंस है प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा। और हाँ, हमारे मेंबर्स का एक मेजर क्वेश्चन था कि सर स्मॉल कैप मिड कैप में क्यों अभी कोई आ नहीं रहा, इवन माइक्रो कैप में हमने रेकमेंडेशन नहीं दिया कुछ टाइम से। इसलिए नहीं दिया क्योंकि मार्केट जिस तरह से गिरा है, हमें लगा कि थोड़ा वेट करना चाहिए और अच्छा हुआ हमने वेट किया, क्योंकि पिछले 3 वीक में काफी गिरावट आई थी। लेकिन हाँ, आप उम्मीद कर सकते हैं 1-2 दिन में आपको एक आध सजेशन माइक्रो कैप या स्मॉल कैप में दिखेगा। विल लेट यू नो। चले बात वापस करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड देखिए, गोल्ड एक तरह से 3 साल में इक्विटी से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। ओके, गोल्ड का रिटर्न बहुत ही अच्छा रहा है। अगर आप पिछले 5 साल का रिटर्न देखो, अराउंड 20% है। 11 साल का कुछ 11% से रिटर्न है, जो दिखा रहा है कि इक्विटी से चलो अगर हम लोग बात करें सेंसेक्स ओवरऑल उनका एवरेज 44 ईयर्स में 16 है। तो ओवरऑल अगर हम लोग 10 साल या 20 साल के, तो 10-11% के आसपास है, तो ऑफकोर्स उससे कम है, तो भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। इसके वजह क्या है और क्यों गोल्ड में इतनी तेजी है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। और आपको समझना है ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेशन इससे बनता है। और गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है ना, जो वर्ल्ड वाइड कोई भी एजिस में देख लो, कोई भी सदी में देख लो, इट इज वन ऑफ द मेजर करेंसी। करेंसी ही बोल सकते हैं, बाकी सब तो प्रिंट हो सकती है, गोल्ड नया प्रिंट नहीं हो सकता है, करेक्ट। तो गोल्ड के हेज करके लोग करेंसी प्रिंट करते हैं, तो उसमें थोड़ा डिटेल में बात करते हैं ताकि ये मामला हुआ क्या, क्यों। अगर आप देखोगे तो 2022 के बाद जब ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस चालू हुआ था ना, उसके बाद आप देखो पूरा द गोल्ड का ग्राफ ही चेंज हो गया है। और पिछले 3 साल में ऐसा क्या हुआ, पहले तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस जब हुआ ना, तब इन लोगों ने क्या किया, नाटो और उन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई जो फॉरेन करेंसी, फॉरेन रिजर्व है रशिया का, वो और उनके पास है, वहां वो लोग फ्रीज कर देंगे। यानी फॉरेन करेंसी, फॉरेन रिजर्व ही उनका रशिया का फ्रीज कर दिया था। यानी आपका रिजर्व कहीं और पड़ा है, उसको फ्रीज कर दिया जाए, ऐसा पहली बार हिस्ट्री में हुआ। ओके, मैं आपको बताता हूँ ये गोल्ड में क्यों तेजी आ रही है, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। तो उसके वजह से क्या हुआ, एक तरह से पैनिक हो गया, क्योंकि भाई वो लोग तो गुस्सा थे रशिया पे, और रशिया का पूरा फॉरेन रिजर्व पूरा सील कर दिया। और तब जाके सब लोग कंट्री सोचने लगे कि भाई ये तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर इस तरह से आप किसी का फॉरेन रिजर्व ही आप पूरी सील कर दो, वो कहीं और दूसरी कंट्री में पड़ा है, इसलिए तो भाई हमारा भी हो जाएगा। तब से ये गोल्ड की बाइंग चालू हुई है। अब चाइना तो ये पहले ही समझ गया था। अगर आप चाइना की बात करें तो 2014 ऑनवर्ड्स आई थिंक उन्होंने बॉन्ड्स बेचना चालू किया था, उसके सामने गोल्ड ही बाय कर रहे थे। इवन जब चाइना क्या करता था कि भाई सऊदी से ऑयल लेता है ना, तो चाइना बोलता है कि भाई मैं आपको हमारी करेंसी देंगे, तो सऊदी बोलेगा कि भाई आपकी करेंसी तो ऑलरेडी डीवैल्यू हो रही है, तो मैं लेके फायदा क्या है। तो कोई बात नहीं, चाइना बोलता है कि भाई हमारा कमोडिटी एक्सचेंज तो ओपन ही है ना, आप बस वहां जाके गोल्ड बाय कर लो, हमारे जो हम लोग आपको करेंसी देंगे उसके सामने। तो उस तरह से चाइना सबके साथ डील करने लगा, और चाइना ने अपना रिजर्व बहुत बढ़ाया। मेजर बायर जो गोल्ड का था पिछले 10 साल में, वो है चाइना। और चाइना को ये बुद्धि काफी टाइम से आ गई थी कि भाई डॉलर पे रिलाई नहीं करता, और वो अपना खुद का रिजर्व बनाने लगा था। रशिया यूक्रेन क्राइसिस ने क्या हुआ, ये चीज को ट्रिगर कर दिया। सभी देश सोचने लगे कि भाई ये चीज हमारे साथ भी होगी। कल उठ के समझ लो इंडिया भी रॉन्ग साइड पे आ गया कुछ ना कुछ रीजन से, और हमारे रिजर्व कहीं और पड़े तो उसको भी फ्रीज कर दिया, तो क्या करेंगे करना। तो वही वजह से इंडिया भी काफी गोल्ड बाय करने लगा। चाइना, इवन अभी अगर आप बात करो तो यूएसए भी गोल्ड को बेसिकली मोनेटाइज करने को ट्राई कर रहा है, और कुछ $760 बिलियन का अगर वो मोनेटाइज करता है तो वो होगा। तो सब अक्रॉस द ग्लोब सडनली क्या हुआ, गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसको आप कह सकते हैं ना कि वो हमेशा रहेगी। ओके, करेंसी
डीवैल्यू हो सकती है वो सब, लेकिन गोल्ड के सामने ही होगी ना करेंसी, करेक्ट? तो इसलिए गोल्ड की डिमांड सेंट्रल बैंकर्स में ज्यादा बढ़ी। सभी कंट्रीज एक के बाद एक के गोल्ड बाय करने लगे। अभी यूके में तो ऐसी हालत है, लंदन मेटल एक्सचेंज आपको पता है यूके में, और वहां सब लोग गोल्ड रखते हैं, तो वहां तो ऐसी हालत कि अगर आप गोल्ड लेने जाओ तो 3-3 वीक का वेटिंग होता है। और ऐसी भी बातें चल रही है कि यूएस क्या प्लान कर रहा है कि उनके पास जो गोल्ड रिजर्व्स है, कुछ 8,000 टन, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, उनको मोनेटाइज करने की ट्रेजरी वाले बात कर। वहां क्या हो रहा है कि उनका जो फेड और उनका जो ट्रेजरी वो अलग होते हैं। ओके, तो ट्रेजरी क्या के पास ही गोल्ड पड़ा है तो वो मोनेटाइज कर, जबकि देखो ट्रेजरी के पास गोल्ड पड़ा है, फेड के पास गोल्ड नहीं है। इंडिया में उल्टा है, इंडिया में आरबीआई के पास ही गोल्ड है, गवर्नमेंट के पास गोल्ड नहीं है, तो ये डिफरेंस है। तो वहां क्या हुआ है कि वहां की ट्रेजरी बोलते कि इसको मोनेटाइज करते हैं, इसके सामने हम लोग पैसे उठाते हैं एंड वी कैन स्पेंड इट, लेकिन वो करेंगे नहीं। लेकिन हाँ, ऐसा सोच रहे, ऐसे बातें चल रही है, ऐसा होगा नहीं होगा बात की बात है। लेकिन गोल्ड में जो डिमांड सडनली बढ़ी है क्योंकि वो एक सेफ एसेट है, और सबको लगता है कि जब ऐसे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होते हैं ना, तब गोल्ड ही सेफ हेवन है। और गोल्ड, और दूसरा ये क्या हो रहा है कि अभी लोगों को एक दूसरे पे ट्रस्ट कम हो रहा है। जैसे अगर इंडिया यूके में गोल्ड रख रही थी, अभी यूके से आपको भी पता है, आपने काफी सारे न्यूज़पेपर भी देखा होगा कि वहां से गोल्ड यहाँ आ रहा है। अब सब बोले कि भाई हम लोग अपना गोल्ड हमारे पास रखेंगे। क्यों? क्योंकि कल उठ के कोई प्रॉब्लम हुआ, समझ लो कोई झगड़ा हुआ, कोई वॉर हुई, और उन लोगों ने जैसे रशिया का फॉरेन रिजर्व बेसिकली ब्लॉक कर दिया, हमारा भी अगर गोल्ड ब्लॉक कर दे तो क्या करोगे आप? तो इसलिए गोल्ड की मारामारी चालू है, गोल्ड की डिमांड सडनली बढ़ गई। ताइवान, आई थिंक थाईलैंड या ताइवान, एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उन्होंने तो वहां तक यहाँ बोल दिया कि भाई फिजिकल गोल्ड ही बेचना नहीं है अभी, गोल्ड बार बेचने को बंद कर दिया बैंक्स को और वो सबको। तो ये सब चीजें हो रही, इसके वजह से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब गोल्ड ऑनेस्टली, अकेला गोल्ड बढ़ रहा है, सिल्वर नहीं बढ़ रहा है। सिल्वर तो वही है नॉर्मली से ना, सिल्वर गोल्ड की अगर आप देखो ना तो वो 2%, 2.5% का होता है। जैसे गोल्ड का जो प्राइस है उसका 2% सिल्वर का प्राइस होता है। वो अगर तेजी होती है ना तो वो 3% तक जाता है, मंदी में कोई 1.5% के आसपास जाता है। अभी सिल्वर का रेट गोल्ड के सामने 1.15 आके खड़ा है। तो आप बोलोगे क्या तो सिल्वर में भी रैली आ सकती है? हाँ, आ सकती है, क्योंकि देखो यार वो ऊपर से जाता है। देखो सिल्वर एक तरह से अगर आप बोलोगे ना तो जो मिडिल क्लास होता है उनका गोल्ड होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग जैसे मार्केट में जाते हैं ना, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो मिडिल क्लास है वो स्मॉल कैप मिड कैप ज्यादा प्रीफर करता है, लार्ज कैप प्रीफर नहीं करता है। लार्ज कैप समझ लो गोल्ड है, और मिड कैप स्मॉल कैप है वो सिल्वर है, और वो जो लार्ज कैप होते हैं ना वो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ज्यादा बाई करते हैं। तो वही बात है कि सिल्वर में भी तेजी आ सकती है आगे जाके। लेकिन अभी गोल्ड क्या यहाँ से थम जाएगा क्या? ये 89 90 था क्या? ये 1 लाख, ऑनेस्टली जिस तरह से हो रहा है तो 1 लाख क्रॉस हो सकता है, क्योंकि डिमांड ही इतनी है। ये एक ही एसेट क्लास है जिसको वो आपको टच कर सकते हो, एसेट क्लास है। और ऐसे ही आप, और वो अल्लाह यानी अक्रॉस द वर्ल्ड चल रहा है, करेक्ट, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि काफी हद तक डी डॉलराइजेशन की भी बात हो रही है कि भाई देखो अभी है ना, यूएस है कुछ अलग ही लेवल पे। यूएस बोल रहा है कि भाई मुझे किसी की पड़ी नहीं है, मैं अपना देखना चाहता हूँ, मैं सबका बाप बनना रहा पिछले 25-30 साल से, मेरा कोई भला नहीं हुआ है, और मेरा फिजिकल डेफिसिट बढ़ता ही जा रहा है, और मैं यहाँ सबको सबके खर्चे मैं बेयर कर रहा हूँ, तो मैं बेयर क्यों करूँ? वहां तक बात चल कि वो तो बोले कि नेटो से भी निकल जाएंगे। ट्रम्प ने पूरा एंगल ही चेंज कर दिया यूएसए से। अब ट्रम्प बोल रहा है कि मैं खुद का देखूं, और इसलिए ये सब जो टैरिफ बैरिफ है ना, भाई एक तरह की धमकियां हैं। धमकियों से कुछ नहीं है, वो चाहता है कि लोग अपने टैरिफ कम करें, और या तो वो अपने प्रोडक्शन लाइन यूएस में करे चालू कर, मेनली तो प्रोडक्शन लाइन। जैसे आज सुबह भी जो बात हुई कि ट्रम्प ने बोला कि 25% टैरिफ वो यूएसए, सॉरी, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा उन सब में लगाने वाले, सॉरी फार्मा और उन सब गुड्स में लगाने वाले, करेक्ट। तो अब वो क्या बोले, ये अगर माफ होगा तभी जब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूएस में एस्टेब्लिश करो, यहाँ बनाओ, यहाँ बेचो। जैसे इंडिया भी बोल रहा है, इंडिया ने टेस्ला को क्या बोला कि भाई तू आ जा, कोई प्रॉब्लम, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ कर।
अभी देखो, अभी वो कल कल ही बात आई कि भाई टेस्ला भी एंटर हो रहा है, उन्होंने 13 हायरिंग चालू कर दी है। अभी टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इम्पैक्ट आ जाएगा ऑटोमोबाइल्स कंपनी में सडनली, लेकिन वहां भी ऐसा ही होगा कि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ बनाओ, हम लोग टैरिफ करो और यहाँ बेचो। तो उस तरह से यूएस भी बोले कि फार्मा कंपनी को बोले कि भाई आप यहाँ एस्टेब्लिश करो और फिर यहाँ ही बेचो। तो बेसिकली अभी कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि क्लास में एक मॉनिटर होता है और मॉनिटर चला जाता है, वही अपने मॉनिटर यूएस के प्रेसिडेंट थे। ओके, यूएसए था तो यूएसए प्रेसिडेंट बोलता है कि मैं अपना देखा, तो मॉनिटर बोले कि मैं जा रहा हूँ, आपको आप लोग को जो करना है कर लो, और वो अभी खुद का देख रहा है। अब इस सिचुएशन में देखो पोजीशन क्या होती है। अगर ऐसा होता है तो लोग बोलेंगे, कंट्रीज बोलेंगे भाई तू मेरा अगर मेरा बाप नहीं है, तू मुझे संभाल नहीं रहा है, तो मैं तेरी डॉलर लूं क्यों? करेक्ट, डॉलर लूं क्यों? तो मैं अगर मैं सऊदी से ट्रीट डील करता हूँ ऑयल का, तो मैं सऊदी रियाल में और रुपीस में डील करूंगा ना। मैं रशिया से लेता हूँ तो मैं रूबल और इंडियन करेंसी में कर रहा हूँ, जो कर रहे हैं अभी हम लोग। रशिया से तो वैसे हुआ था ना, इस बीच में डॉलर ही नहीं था। करेक्ट, सिमिलरली सऊदी से भी। तो अभी ये बातें चल रही है कि भाई तो फिर हम लोग डॉलर को एज अ सेफ हेवन गिने क्यों? हम लोग अपनी करेंसी में डील करेंगे, भाई तेरी करेंसी क्यों लेंगे? करेक्ट। और ये जो कॉन्ट्राडिक्ट बिहेवियर आ रहा है ना, उसके वजह से थोड़ा डिस्टेबलाइजेशन। तो आप बोलोगे तो डॉलर नीचे जाना चाहिए। लॉजिकली अगर ये सब हो रहा है, इसी दिशा में जा रहा है, तो डॉलर लॉजिकली नीचे जाना चाहिए, क्योंकि अगर सब लोग दूसरी करेंसी में ट्रीट करने लगे तो डॉलर को प्रॉब्लम है। तो ट्रंप इसलिए तो चिल्ला रहा है कि किसी ने भी सोचा भी है कि डॉलर को डिस्टेबलाइज करे तो उनकी मैं बैंड बजा दूंगा। वो खुद बोल रहा है बार बार, खास करके ब्रिक्स नेशन के लिए बहुत वो बोल रहा है कि भाई मैं निकाल दूंगा, आपकी हवा निकाल दूंगा। ओके, क्यों? क्योंकि उसको वो डॉलर भी स्ट्रॉन्ग, अब दो तरफ नहीं जा सकते। एक तरफ आप ये भी करो, एक तरफ आप वो भी कहो। देखो पागल तो नहीं है सभी कंट्रीज। या तो फिर ऐसा है कि खुलेआम वो बोल नहीं सकता भाई डॉलर आगे जाके वीक हो सकता है, क्योंकि मैं खुद का देखने वाला हूँ, आपको जो करना है कर लो। क्या होता है, एक लेवल तक कंट्रीज आपकी सुनते हैं, बाद में वो लोग अपना, जैसे हमने भी रशिया से ऑयल लेना चालू किया, क्या हुआ? क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं हुआ है। आराम से 3 साल होला हल्ला हो गया, और क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमने आराम से ऑयल निकाल दिया, और करेंसी तो उनकी करेंसी और हमारी करेंसी में डील हुआ। यूरोप घबरा गया। अब यूरोप बोल रहा है कि भाई साहब ये ट्रम्प तो खुद का ही देख रहे हैं। तो यूरोप बोलता है कि भाई छोड़ो इसको, यूएस को अपना देखो। और अभी यानी ये एक तरह से यूरोप भी अभी रेबल मोड में आ गया है कि अगर उसको फार्मा, हमारे ऑटोमोबाइल्स सब पे, क्योंकि इंडिया का ऑटोमोबाइल्स उतना जा नहीं रहा है यूएस से। हाँ, यूरोप से जा रहा होगा, जापान से जा रहा होगा, और वहां से जा रहा होगा। तो वहां भी सब लोग सोचने लगेंगे भाई ये खुद का देखा है तो हम भी खुद का देखें। तो हम गोल्ड रखेंगे, हम क्यों डॉलर रखें? हम रिजर्व में ज्यादा गोल्ड रखते हैं, और इसलिए गोल्ड की डिमांड बढ़े। आप देखो ये पूरा विश्व सर्कल है जो आपको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये इसलिए रिलेवेंट है कि इसके वजह से मार्केट भी घूम रहे हैं। करेक्ट। तो डॉलर जैसे अभी चलो ये डॉलर स्ट्रांग होते जा रहा है, लेकिन जैसे डॉलर स्ट्रांग हो रहा है इंडिया मार्केट में ही फ्लो है। लेकिन आप बोल रहे कि भाई आगे जाके डॉलर वीक भी हो सकता है, चांसेस है। क्योंकि अगर ये सब कंट्रीज गोल्ड, अब काफी लोग तो बोलते हैं कि भाई यूएसए में गोल्ड वो होता है ना, पहले क्या होता है, गोल्ड ही यूज करते थे एज ए करेंसी, वो लाने वाले, सॉरी मैं वर्ड भूल गया, माय मिस्टेक। लेकिन वो लाने वाले, लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि उस लेवल पे तो क्या होता है कि देखो अगर गोल्ड को ही आप करेंसी समझ लोगे तो आप कभी भी पैसे छाप नहीं सकते, क्योंकि गोल्ड तो लिमिटेड है। जबकि पैसे छापना है गोल्ड के सामने, तो उसको करेंसी ऐसे वो ला नहीं सकते। तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे रहेगा तो ये, लेकिन हाँ गोल्ड का वर्चस्व बना रहेगा, गोल्ड लोग बाइंग ज्यादा करेंगे। अब आप बोलोगे इंडिया को क्या है फायदा? इंडिया को एक सबसे बड़ा फायदा है कि भाई इंडियन वुमेन्स और जो घर में ट्रेडिशनल अपने मिडिल क्लास है, वो गोल्ड भर भर के लेके रखते हैं, आज वो कमा रहे हैं। सही में अगर आप देखो तो पिछले 20 साल, आई थिंक 10 साल का अगर आप डेटा देखोगे, किसी भी कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज ने गोल्ड को आउट परफॉर्म नहीं किया, इंडिया ने सिर्फ 1% से आउट परफॉर्म किया। दैट शोज दैट शोज के गोल्ड किस तरह से भागा है और किस तरह से
अपनी यहाँ की इंडिया की हाउसवाइफ ने आउट परफॉर्मेंस दी है। तो आप बोलोगे तो अपन तो छोड़ देते, सब गोल्ड में ही डालते। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक अच्छा चला है, नो डाउट अबाउट इट। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अच्छा चलेगा, और आपको ये पता नहीं है ना नेक्सस क्या है। इसलिए आपको पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करना बहुत है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, और आप, आई नो आप मोस्ट ऑफ यू मेरे मेंबर्स हो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको इक्विटी, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, ईटीएफ सब में डाइवर्सिफ़ाई करना है। मत सोचो कि एक ही एसेट क्लास भागेगा। अगर एक ही एसेट क्लास में उसको ज़्यादा ही आपने डाल दिया तो प्रॉब्लम है। तो थोड़ा डाइवर्सिफ़ाई रखना बहुत ही ज़रूरी है। आगे जाके देखो, ये जो सिनेरियोज़ हो रहे हैं ना, जिस तरह से, ये अभी बहुत ही अनसर्टेनिटी है, बहुत, यानी बहुत, किसी को पता नहीं कहाँ जाए, सब अपने तुक्के लगा रहे हैं। अगर आप टीवी चैनल देखो, कोई इकोनॉमिक्स ऐसा बोलेगा, दूसरा इकोनॉमिस्ट कुछ और बोलेगा, दूसरा कोई और, कोई बोलेगा जैसे एस नाइन जैसे बोले स्मॉल कैप मिड कैप तो गया है। तो यार देखो, सबके अलग व्यूज होंगे, मेरे भी अलग व्यूज है, करेक्ट। तो एज ए इन्वेस्टर आपको रैशनल रहना है कि भाई देख लो, ये सब जो चीजें हो रही है, ये सब जो कहते हैं ना कि डायनामिक्स, ग्लोबल डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, उससे इम्पैक्ट मेरे स्टॉक को क्या आ रहा है, मेरे सेक्टर को क्या आ रहा है। कि जैसे अभी टेस्ला आ रहा है, तो मेरे सेक्टर में इम्पैक्ट आएगा नहीं आएगा। अब चलो टेस्ला है, उसकी बात करें तो क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट है? डायरेक्ट तो नहीं आएगा यार, देखो टाइम लगता है। अगर वो लोग, मुझे पता नहीं है, और वो डिस्क्लोज नहीं हुआ कि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश करने वाले या क्या करने वाले, लेकिन आएंगे, बनाएंगे। ऊपर से उनकी प्राइसिंग क्या होगी, क्योंकि भाई टेस्ला महंगा मॉडल है, अपर लेवल, उनकी टेक्नोलॉजी कोई अलग ही लेवल की है। तो भाई वो सब होगा नहीं होगा, कितने लेवल पे आएंगे वो पता नहीं, तो टाइम लगेगा। तब तक भाई देखो, इंडियन ऑटोमोबाइल्स कंपनीज भी ऐसे हाथ धर के तो बैठे नहीं रहेंगी। उनको भी पता है कि भाई बड़ा कंपटीशन आ रहा है, तो वो भी जी जान लगा देंगे। जैसे कल आनंद महिंद्रा ने बोला ना कि भाई 1991 में भी लोग बोल रहे थे कि आप रिलेवेंट रहेंगे, हम लोग आज भी रिलेवेंट है। कल उठ के कोई भी एमएनसी आ जाएगी तो हम तब भी रिलेवेंट हो गए। एचयूएल आया, सब आया, तो फिर ब्रिटानिया भी चली है ना, मैरिको भी चली है। सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मारुति चला है ना यार, हुंडई किया है, तो वो भी मारुति का वर्चस्व रहा है। ऐसा नहीं बोल सकते भाई ये आ रहा है तो ये नहीं चलेंगे, क्योंकि ये सब कंपनीज भी ग्लोबल कंपनीज है। टाटा मोटर्स, तो भाई जैगुआर, लैंड रोवर, वो सब, वो भी इंटरनेशनल कंपनी है, उनको भी पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, कंपटीशन तगड़ी होगी, देखना रहेगा कि वो कंपटीशन के सामने खड़े कैसे रखते हैं, क्या इन्वेंशन होगा, क्योंकि जो भी इनोवेशन आएगा, अब बीवाईडी जितना मुझे पता है फुल फ्लेज इंडिया में नहीं है। बीवाईडी में चाइना की ईवी की बात कर रहा हूँ, वो भी आते तो वो, उनका टेक्नोलॉजी कुछ अलग ही लेवल का है। तो इनके सामने अपनी कंपनी कैसे टिकेगी, कंपटीशन टफ होगा, बट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो आप बोलो कि हमेशा दरवाजा क्या बंद रखें? नहीं रख सकते, क्योंकि दरवाजा बंद रखोगे तो आप ग्रो नहीं करोगे। प्रोटेक्शनिस्ट एक लेवल तक ठीक है, अभी तक नहीं, अभी तक अपने को फायदा मिला है, सही बोलूं फायदा मिला। लोगों को लगता है कि भाई यूएस कैसे अपने पे टैरिफ लगा सकता है, ये वो है। भाई अपना टैरिफ देखो, 9.5% हम लोग यूएस पे टैरिफ लगा रहे हैं, और यूएस अपने पे 3% लगा रहे हैं। वो डिफरेंशियल क्यों मिल रहा था? क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर कंट्री थे और डेवलपिंग कंट्री थे ओवर द टाइम। ये बेनिफिट हर एक कंट्रीज को मिलता है, अगर वो डेवलपिंग या एग्रीकल्चर कंपनी, हम दोनों थे। तो उसके वजह से हमें ये प्रिविलेज मिला, और हम लोग ज्यादा लगा रहे थे अपनी इकोनॉमी से। अभी वो बोले कि भाई तुम तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो, आगे जाके थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाओगे कुछ साल में, तो भाई मैं आपको इतना कंसेशन क्यों दूं? ही इज नॉट रॉन्ग इन हिज थिंकिंग। वो तो मोदी के सामने भी बोल रहा है कि मैं लगाऊंगा, मैं टैरिफ लगाऊंगा, लेकिन ये एक तरह से नेगोशिएशन है। ठीक है, वो चाहता है कि इंडिया अपने आप ही टैरिफ कम कर दे, जो हमने करना चालू कर दिया है। 31 मार्च की विंडो है, 31 मार्च तक आप देख रहे हैं काफी सारे प्रोडक्ट्स में हम लोग को टैरिफ कम करना पड़ेगा। 9 से 3% है, तो तुरंत लेवल प्लेइंग गेम तो नहीं होगा। शायद 9, 9.5 से हम लोग 7% पे आएंगे, 6, और ये कुछ 3 से 4% आएंगे, तो भी थोड़ा गैप तो रहेगा, लेकिन ही विल बी हैप्पी विद दैट। ट्रम्प इज नॉट फुलिश गाय, वो अपने बंदों को भी सुनता होगा। उनके बंदे बोलते हैं कि भाई ज्यादा हमने टैरिफ लगाया तो अपना इन्फ्लेशन बढ़ दी जाएगा। क्या हुआ कनाडा में, क्या हुआ मैक्सिको में? क्या लगाया अब तक टैरिफ? नहीं लगाया है। बातें चल रही कि मैं लगाऊंगा लगाऊंगा लगाऊंगा। चाइना पे एक लगाया, लेकिन चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब नेगोशिएशन स्किल्स है उनकी, और वो चाहते हैं कि बेसिकली यूएस को लेवल प्लेइंग गेम खेले, लेकिन यूएस को नंबर 1 बनाना है।
वो क्या कह रहा है कि भाई ठीक है, मैं टैरिफ नहीं लगाता, आप मेरे वहां आके प्रोडक्शन करो, यहाँ के लोगों को सैलरी दो, यहाँ के लोगों को जॉब दो, तो आई एम ओके विथ दैट। अगर वो करते तो एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह यूएस आगे बढ़ेगा। यूएस कभी भी मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं रहा है, यूएस हमेशा टेक्नोलॉजी ड्रिवन रहा है। अगर आप देखो ये जो 7 बिग्स है, ये गूगल हो, मेटा हो, या एनवीडिया हो, माइक्रोसॉफ्ट है, टेस्ला है, ये सब क्या है, ये सब आईटी कंपनीज है। हाँ, टेस्ला एक ऑटोमोबाइल कंपनी भी है, लेकिन मेजरली आईटी कंपनी। अब वो चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग हब दे। अब जब उसको चुना गया था, तब जो उनकी प्रजा थी, उन्होंने बोला था कि भाई यू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वही उसका नारा था। अब वो क्या कर रहा है कि पूरी जी जान लग रहा है कि सब बैरियर तोड़ने, कि जो चाहिए वो करो, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए सब, मुझे मेरा देखना है, अमेरिका फर्स्ट, वही उसका स्लोगन है। अब उसके लिए वो सब कर रहा है। ठीक है, जैसे हमने बोला भाई टेस्ला को तू यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बना, फिर आके जो बेचना है बेच, वैसे वो भी बोल रहा है। तो वो गलत नहीं है अपने एंड से, हम लोग गलत नहीं है अपने एंड से। कहना कि ट्रम्प ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है, वो भी अपना देशभक्त है, करेक्ट। बस होप आप मेरे पॉइंट से एग्री हो रहे हो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, आप क्या थिंक कर रहे हो इस चीज के लिए, क्योंकि ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको समझना जरूरी है। और आगे जाके इन सब चीजों से स्टॉक मार्केट में भी बड़ा इम्पैक्ट आएगा। आप देखो, ये जो इम्पैक्ट आता है ना मार्केट, वो देखता नहीं है कौन सा अच्छी कंपनी कौन सी बुरी कंपनी है, मारता है तो सबको नीचे मारता है। हाँ, अच्छी कंपनी शायद 20-25% में रुक जाएगी, बुरी कंपनी शायद 60-70% चली जाएगी, लेकिन गिरते सभी है। और ये जो ट्रम्प का जो बिहेवियर है, वो इतना डायनामिक रहने वाले 31 मार्च तक हमें पता नहीं है, वो 2 अप्रैल तक पता चलेगा कि भाई वो चाहता क्या है, वो करना क्या है, क्या किस तरह से टैरिफ लगेंगे तो सही इंडिया में, कितने लगेंगे क्या लगेंगे वो बाद में पता चलेगा। हम लोग भी देखो, हमको भी सोचना है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमें भी अपने स्ट्रेंथ पे क्लिक खेलना है। कुछ मैंने आर्टिकल पढ़े थे, कुछ वीडियोस देखे थे मैंने, और उसमें एक बहुत ही अच्छी चीज बताई, जो आपको थॉट प्रोवोकिंग है, वो है कि भाई हम लोग सोचते हैं कि भाई हम बड़े बड़े टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड्स वैसे सब कुछ बनाए, लेकिन उसमें चाइना बहुत आगे निकल गया है अपने से। ओके, हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे, तो हम लोग क्या करें, हम लोग एसएमई को आगे बढ़ाओ। जैसे ये इस बार बात हो रही थी ना, टॉय मैन्युफैक्चरिंग है, या सोलर इंडस्ट्रीज है, या सोलर सेल्स जो बनाते हैं वो सब। ओके, तो छोटी छोटी जो एसएमई, यानी वो जूते चंपल फुटवेयर पे है, क्यों फोकस कर रहे हैं? देखो, पागल तो नहीं है ना गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी पता है हम कहाँ आगे बढ़ सकते हैं, कहाँ आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत रिसर्च किया जाता है कुछ भी बजट आने से। लेट अस अंडरस्टैंड दैट। अभी देखो, हम बोलेंगे नहीं नहीं ये सब गलत है, वो देखो वो लोग बैठे हैं, कुछ तो सोचेंगे, कुछ उनको दिख रहा होगा जो हमें नहीं दिख रहा है। एज ए इन्वेस्ट हम यहाँ बैठे बैठे जज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ उनको कुछ ऐसा दिख रहा है जिसके वजह से वो एसएमई को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ से नीचे से अगर हम लोग को ऊपर लाए तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। देखो एक चीज समझो, हम लोग काफी टाइम सोचते हैं कि जीडीपी हमारा 2500 करोड़, सॉरी $2500 का पर कैपिटा इनकम है अपनी, करेक्ट। चाइना की 10,000 12,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूएस के तो काफी ऊपर है, 50,000 है शायद। तो अगर 2,500 से ऊपर जाना है ना, तो कैपिटल गुड से ज्यादा ये जो फुटवेयर और वो सब होने, छोटे छोटे एसएमई में प्ले अ मच मच बिगर रोल। ओके, और मार्केट जरूरी नहीं है कि जीडीपी के हिसाब से चले, मार्केट जीडीपी से भाग भी सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कॉम्पोजिशन के किस तरह की इंडस्ट्री लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, करेक्ट। कि अगर अगर फुटवेयर ही चल रहा है या टॉय इंडस्ट्री चल रही है, लेकिन टॉय की कंपनी लिस्टेड नहीं है, तो फिर मार्केट नहीं चलेगा, समझ रहे हो आप? तो उस तरह से आपको देखना है। लेकिन ओवरऑल एवरीवन इज सीइंग दैट स्ट्रेंथ, कि भाई हमारी स्ट्रेंथ कहाँ है, उस पर फोकस करते हैं, ना कि हम लोग किसी की कॉपी करने जाए। हाँ, कुछ कुछ जगह पे हमें पीछे नहीं रहना है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ भी हो के कुछ तो करना पड़ेगा। चाइना सीरियसली बहुत आगे निकल गया है। चाइना, भाई साहब मैं क्या बोलूं, कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था चाइना का, कुछ दिन पहले के, 1-2 दिन पहले बनाया था, परसों बनाया था, कि क्यों
पैसे मूव हो रहे हैं चाइना को, अगर नहीं देखा तो वो देख लेना, उस लेवल पे वो जा रहा है और वो भारी टक्कर दे रहा है यूएस को। वो चाइना चिल्लाता नहीं है लेकिन अंदर इस तरह से वो इनोवेशन कर लेता है कि यूएस को भारी पड़ जाता है। और एआई में चाइना आगे और उसका बाप तो यूएस है ही। आई थिंक ग्रोक, आपको पता हो तो ट्विटर का एआई है, और आप शायद ट्विटर में अगर बार बार अपने पोस्ट करते हो या देखते हो तो उसमें ग्रोक करके आता होगा, वो ग्रोक थी है, उसने बोला है कि डीप सीक से भी वो आगे निकलेगा। अब ये कंपटीशन है, वो इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था कि ये हम लोग देखो आगे निकल गए, ये है वो है, डीप सीक के सामने भी। वो कल की बात है, कल भी मैंने बहुत सारे आर्टिकल देखे कि ग्रोक 3 का पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशन है। भाई साहब यहाँ यहाँ लिटरली रेस लगी है कि कौन पहले है कौन दूसरा है, वो चाइना यूएस में, और हम ऐसे देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, और हम कहाँ है, हम कहीं नहीं है। देखो हम कहीं नहीं है तो ठीक है यार, अभी चलो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, लेकिन जो एसएमई है वहां अगर हम लोग नीचे के लेवल पे करें तो एक अच्छी कंपटीशन में भी हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। देखो ये सब कहने का मतलब मेरे को ये नहीं है कि भाई इंडिया इंडिया यहाँ से ग्रो नहीं होगा, इंडिया यहाँ से ग्रो होगा, 100% ग्रो होगा, लेकिन किस इंडस्ट्री में ग्रो होगा वो इम्पोर्टेंट है जानना। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा आप ध्यान में रखो जब मार्केट देखते हो। और गोल्ड ओवरऑल अगर वापस आते हैं गोल्ड पे, तो गोल्ड तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सही में तेजी में है और तेजी में रहेगा। इंडिया के लिए एक अच्छा है कि भाई हमारे पास गोल्ड बहुत है, हम घर घर में गोल्ड बहुत ही रखा हुआ है, तो वो एक पॉइंट है। खास करके हाउस वाइफ जो है उनके पास तो गोल्ड काफी है, तो वो इंडिया के लिए हेल्पफुल रहेगा। लेकिन गोल्ड अभी आगे शायद सिल्वर उसको फॉलो करे, लेकिन ये तेजी अभी तो लग नहीं रहा है रुकेगी, अनलेस अनलेस कोई ड्रास्टिक चेंज आ जाए। क्योंकि अभी सेंट्रल बैंकर जो भी है वर्ल्ड ओवर उन्होंने ठान ली है कि भाई ये थोड़ा ये जो जियो पॉलिटिकल क्राइसिस होते हैं ना उसमें, जैसे मैं एक बात बताऊं, यूके ने वेनेजुएला का जो गोल्ड रिजर्व वो रिजर्व है उसको ब्लॉक कर दिया कि नहीं देंगे। अब देखो आप सोचो यार, आपका गोल्ड वहां पड़ा हुआ है, बोल रहे नहीं भाई, यानी बैंक ही बोल रहे आपने गोल्ड वहां रखा है 20 तोला, और बोले नहीं भाई नहीं मिलेगा आपको, जाओ जो करना है कर लो, तो क्या करोगे आप। इसलिए सब कंट्री अपने पास रखना चाहती है, इसलिए सब ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है अपने पास, खुद अलग अलग कंट्री में खुद वापस ले जा रहे हैं। तो ये सब चीजें की वजह से अगर आप देखोगे तो आई डोंट थिंक कि गोल्ड इतनी जल्द थमेगा। आई थिंक थोड़ा ऊपर बढ़ेगा। क्या आपको इस लेवल पे लेना है, ले सकते हो, थोड़ा नीचे है तो ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई गोल्ड में ही डालो। देखो डाइवर्सिफाई करो, मार्केट एक लेवल पे नीचे आएगा तो वापस बाउंस बैक तो होगा ही होगा। वी हैव टू वेट फॉर द थिंग्स, बट दिस थिंग्स आर सर्टनली मच मोर। कहते हैं ना वो 20 जनवरी से जब से ट्रम्प आया पूरी दुनिया हिला दी है, दुनिया के समीकरण चेंज कर दिए, पूरी उलट पुलट हो गई है। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ से हम लोग जाते कहाँ हैं। ठीक है, चले यहाँ तक रखते हैं। होप ये वीडियो अच्छा लगा, और आपका क्या थिंकिंग है गोल्ड, ये गोल्ड का या तो ग्लोबल पावर का, तो प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, और आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर डालिए। चले मैं अभी आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ जो मुझे कल मिले थे। ठीक है, तो टेकिंग ऑल द क्वेश्चंस, जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट चेकिंग इट। ओके, हाँ तो भाई पहला क्वेश्चन है, बहुत सारे आ गए हैं। चलो, ग्रेट एनालिसिस, रवि मौर्य बोले थैंक यू वेरी मच। 1 मिनट। ओके, देन वोल्टाम ट्रांसफार्मर का सही समय आया है, क्या लेना चाहिए? कौन पूछे? सैयद मोहम्मद जी, वो एक मिनट, वोल्टाम का मैं देख लेता हूँ। वोल्टाम ट्रांसफार्मर्स इसका पीए काफी गिर गया है, काफी गिर गया है ओवरऑल, ये स्टॉक 60% गिर गया भाई साहब। रिटर्न तो ठीक ठाक ही है, लेकिन सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ तो अच्छा है ओवरऑल। लेकिन अभी थोड़ा ठंडा हुआ है, यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल में इतना नहीं है, लेकिन ये वोल्टाम जो अपना है, ओके, ऑयल फील्ड पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा सोच सकते हो, थोड़ा और नीचे आता है और यहाँ से भी आप धीरे धीरे ट्राई कर सकते हो। यस, आई थिंक काफी हद तक गिर चुका है, एंड एक पुल बैक रैली आती है तो इसमें थोड़ा बेनिफिट भी होगा, बट यस यू कैन थिंक अबाउट इट इफ यू वांट। ओके, वोल्टाम
रिजल्ट तो ओके एंड ओवरऑल, लेकिन यही होता है कि एक लेवल तक भागेगा, वापस वो नीचे आ जाएगा। बट अगर मैं 3 साल का भी 5 साल का भी चार्ट देखूं तो काफी भाग गया है, काफी भाग गया है वो 1800। तो थोड़ा धीरे धीरे लो, लेना है तो धीरे धीरे ले सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है Banu bhai, is renewable energy why there is so much of panic in India company like Switzerland? If the PM to create of market, the people will definitely give। देखो यार भानु प्रताप, ये ओवरऑल रिन्यूएबल्स में तो ओवरऑल यूएसए की वजह से भी काफी प्रॉब्लम रही है। यूएसए ही खुद बोल रहा है कि ट्रम्प ही बोला कि आई डोंट बिलीव इन रिन्यूएबल्स। ट्रम्प को कुछ पड़ी नहीं, ट्रम्प बोलेगा यार 10 साल बाद क्या होगा मुझे कोई पड़ी नहीं है, मुझे अभी करना क्या है। मेरे पास 4 साल है और मेरे 4 साल में के दिन खत्म हो रहे हैं, करेक्ट। तो मुझे अभी क्या करना उस पर फोकस है। वेरी वेरी सेंट्रिक। कहते हैं ना कि दोनों के, देखो आप इलॉन मस्क का व्यूज देखो कि वो सोचा है कि अभी 100 साल बाद अगर या 100 या 500 साल बाद अगर अर्थ बचेगा नहीं तो मार्स में जाके क्या रह सकते, वो थिंकिंग होता है। और ट्रम्प बोल रहा है कि मैं अभी का देखो, दोनों अलग थिंकिंग लेकिन दोनों साथ में बैठते हैं। एनीवेज, बेसिकली बिकॉज ही इज नॉट सो बुलिश ऑन दिस रिन्यूएबल, ऑनेस्टली नहीं चल रहा है। एंड थोड़ा प्रॉब्लम तो है इन सब कंपनियों का, लेकिन सेंटिमेंट खराब हो गया रिन्यूएबल्स के लिए। यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। बानो फिर ही आई थिंक न थोड़ी रैली आ सकती है। अलोक इंडस्ट्री का एवरेज कर सकते हैं, उदय टैंक बोल रहे हैं। अलोक इंडस्ट्री ओवरऑल अगर मैं देखूं, 1 मिनट। सो ऑफ कोर्स आज ये ऊपर गया था, तो एक लेवल पे आई थिंक आप काफी नीचे गिर चुका है। बट इसका प्रॉब्लम वो ये कि अभी भी वो लॉस में चल रहा है। तो क्यों करना है आपको, ये क्यों करना है? प्रॉफिट ग्रोथ उतना कुछ है नहीं, छोड़ दो ना। आलोक में मेरे हिसाब से तो मत ही, एवरेज वेवरेज करने की जरूरत नहीं। थोड़ा ऊपर आता है तो यू कैन गेट आउट फ्रॉम दिस स्टॉक। गाइस ये सब जो बोल रहा हूँ जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, नॉट अ रिकमेंडेशन गाइस। और जैसे मैंने बोला आज या कल में आपको गाइस, ऑलरेडी शायद मैं बोल रहा हूँ तब तक आ भी गया हो रिकमेंडेशन, बट यस आपको ऑल द मेंबर्स को जरूर मिलने वाला है, ठीक है। सो उदय नो फॉर अलोक। Srinivasa Agrawala, in which stock I have to invest this? How can I know? Do you advise on invest? नहीं, commodity पे हम लोग श्रीनिवास नहीं करते। श्रीनिवास, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर अवर मेंबर, सो आप वो हमने जो लिस्ट दी है उसमें जाके आप बाय कर सकते। जो रिकमेंडेशंस हमने दे रखे वो जाके आप बाय कर सकते हो, कोई भी टाइम पे आप जाओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो प्लीज प्लीज रिफर अवर, एंड उसमें से भी टॉप 15 जो हमने दिए है तो वो देखिए, उसके रिसर्च रिपोर्ट्स भी दी है। तो टॉप 15 में से आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पंकज जैन सर, आरवीएनएल से एग्जिट कर ले, लॉस ज्यादा है और मेरे महीने का रिजल्ट भी खराब। देखो यार पंकज जी, आरवीएनएल तो मैं पहले से भी बोलते आ रहा हूँ कि यार ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन आज थोड़ी वो कहते हैं ना रिकवरी आई, उसके वजह से ये सब स्टॉक भागे। बट मेरे हिसाब से ना ऊपर आता है ना तो निकल जाना, रिजल्ट इतना अच्छा आ नहीं रहा है तो मेरे हिसाब से तो नहीं। उसकी जगह ये जो वैगन्स कंपनी है वो सब रेलवे की, वो कंपेरेटिवली मुझे बेटर दिख रही है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट माय व्यू इज। चले तो यहाँ तक रखते गए, इस नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बाद में ले लूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो आपको वीडियो अच्छा लगा, डू शेयर इट एंड लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब टू चैनल। और मैं कल मिलता हूँ। अच्छा बाय द वे, आपको हमारे डेली आउटलुक के मेल्स चाहिए तो मैंने लिंक दी है, प्लीज वो क्लिक करके ईमेल आईडी जरूर दीजिए, तो आपको डेली हमारे आउटलुक के मेल्स मिलेंगे। ओके, मार्केट लिंक। सी यू देन, बाय।